यस स्टूडेंट्स, दिस इज रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था नील्स बोर का जो हमारा एटॉमिक मॉडल था। उसके बाद में उसकी कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को हम अभी देखने जा रहे हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ नील्स बोर के ड्रॉबैक्स क्या क्या रह गए थे। तो स्पीसीज एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन, यानी कि ऐसे एटम जिनके इलेक्ट्रॉन एक उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है उससे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस चीज़ को किस तरीके से देखा जाए उसको एक्सप्लेन नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं कर पाया। फिर है अपने पास Bohr's model cannot explain the splitting of spectral lines when seen through high resolution power instrument। हाई रिजोल्यूशन पावर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या होती हैं, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। वो लाइंस किस वजह से बनती है, किसी भी एटम में अगर वो लाइंस देखा, स्पेक्ट्रम देखा जाता है, स्पेक्ट्रम देखा जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर की आपको वो लाइंस दिखाई देती हैं। वो लाइंस क्यों दिखाई देती हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करने का काम नील्स बोर नहीं कर पाया। फिर नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल था वो इस चीज को नहीं समझा सका, तो ये दूसरी लिमिटेशन होगी। फिर दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एटम्स विया केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू किस तरीके से जो एटम्स होते हैं आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का काम नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल नहीं कर पाया। नील्स बोर क्या नहीं कर सके, जो एटम होते हैं आपस में जुड़ते हैं और जो केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे किस तरीके से जुड़ेंगे, क्या प्रोसेस उनमें काम आएगी, इसको समझा नहीं सके। तो ये तो थी नील्स बोर की कुछ कमियां रह गई। तो ये हमारे 3 मॉडल थे जो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या है, जैसे इनके टाइम के आसपास लगभग 31 एलिमेंट्स जो थे वो क्या उनकी खोज हो गई थी, डिस्कवर हो गए थे। तो उन एलिमेंट्स को याद किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से टेबल में जमा करके रखा जाए, इसके बारे में सोच चल रही थी कि कैसे रखा जाए इन्हें। तो उस टाइम बहुत मुश्किल आ रही थी इस चीज़ के लिए। तो उस समय फर्स्ट साइंटिस्ट आए डोबेराइनर, जिनका नाम था डोबेराइनर। उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया कि किस तरीके से अपन इनको अरेंज कर सकते हैं। तो उस नियम को बोला गया डोबेराइनर ट्रायड्स। तो डोबेराइनर ट्रायड सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अपन अरेंज कर सकते हैं। ये पहले साइंटिस्ट डोबेराइनर थे। तो इनका नाम जो नियम था उसको डोबेराइनर ट्रायड्स के नाम से जाना गया। तो डोबेराइनर गेव ट्रायड रूल, इन्होंने दिया ट्रायड रूल। ही grouped with 3 elements having similar chemical, physical and physical properties. These groups were called डोबेराइनर ट्रायड्स। इन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट लिए, तीनों एलिमेंट को एक एक ग्रुप में रखा और उन एलिमेंट में जो मतलब जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती थी उन्हीं एलिमेंट्स को उस ग्रुप में रखा। तो उसमें रखने के बाद क्या हुआ, इन्होंने कुछ चीज ऑब्जर्व करी। In triads, the mass of the middle element was nearly equal to the average first and third elements। इन्होंने ये देखा कि अगर इन्होंने 3 एलिमेंट लिए हैं, जैसे ही एग्जांपल लेके चलते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन्होंने तीनों एलिमेंट को रखा ग्रुप में, तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। जमाने के बाद जब इनका एटॉमिक मास आगे लिखा गया तो एटॉमिक मास था 7, 23 और 39। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है 7 और 39 उनका एटॉमिक मास था, तो उनका निकाला गया एवरेज। 7 + 39 अपॉन 2 करे गए, 7 + 39 अपॉन 2, इससे इसका एवरेज निकला। जो एवरेज आया हमारे पास वो आया 23। और 23 कौन से एलिमेंट का मास होता है, वो होता है सोडियम का। तो यानी अगर फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला जाए तो वो सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसी हो रही है, सेम हो रही है। सेम इसी तरीके से सेकंड जो इन्होंने ट्रायड दिया और थर्ड ट्रायड दिया, इस तरीके से उनमें ये नियम अप्लाई हुआ। लेकिन इनकी क्या थी, कुछ कमियां रह गई कि भाई जो ये इनका जो लॉ था वो केवल कुछ लिमिट तक ही एग्जिस्ट हो सका, यानी कि 9 एलिमेंट्स तक ही फॉलो हो सका। उसके बाद आगे और एलिमेंट्स की खोज हुई तो उन एलिमेंट्स के लिए इनका लॉ अप्लाई नहीं हो पाया। तो दिस लॉ कुड नॉट बी अप्लाइड फॉर मोर एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स थे उसके लिए इनका लॉ अप्लाई नहीं हो पाया। तो
तो इसके बाद आए अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया अपना लॉ, न्यूलैंड्स द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव यानी कि 8 एलिमेंट, इन्होंने नियम दिया 8 एलिमेंट से रिलेटेड। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मास को बढ़ते हुए सीरीज में जमा, यानी असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट जिसका मास क्या सबसे कम हो, फिर उससे ज्यादा मास वाला, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से क्या करा, इन्होंने उनको जमा दिया। फिर जमाने के बाद इन्होंने क्या नोटिस करा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज 8th नंबर वाला जो एलिमेंट आ रहा है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से सेम मैच हो रही हैं। तो इन्होंने इसीलिए इस एलिमेंट को नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इन्होंने जो इनका लॉ था उसको कंपेयर करा जो अपने पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे पास। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सारे गामा इंस्ट्रूमेंटल नोट्स जो होते हैं उनमें सारे गामा पाधा नहीं, जो सा से लेकर के लास्ट में वापस सा आता है 8th म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोट में, तो फिर वो सा से सा सेम होता है। इसी तरीके से इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट 8th एलिमेंट है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी पूरी तरीके से क्या होगी, सेम होगी। अब इसको देख लेते हैं एक बार। न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज and observed that properties first element and repeated from 8th element just like musical notes। म्यूजिक इन्होंने क्या करा, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के रूप में जमाया और नोटिस करा कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से सेम आ रही हैं। और फिर इन म्यूजिकल फर्स्ट नोट्स एंड 8th नोट्स इज सेम। म्यूजिकल नोट्स में क्या होता है, फर्स्ट और 8th नोट जो क्या होते हैं सेम होते हैं। तो उन्होंने इससे भी खुद के जो लॉ की तुलना कर पाई। इनकी जो टेबल थी वो इस तरीके से दी हुई थी। यहाँ पे क्या होगा, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट और सोडियम फर्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। बोरोन और मैग्नीशियम की सेम होगी और यहाँ पे अपने पास Be आएगा। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम होगी, कार्बन और सिलिकॉन की सेम होगी, नाइट्रोजन और पोटेशियम की सेम होगी। इस तरीके से 8th एलिमेंट की क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। लेकिन इनकी भी लिमिटेशन आ गई, इनका लॉ भी सारे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं हो सका। तो फिर द लॉ कुड नॉट बी अप्लाइड बियॉन्ड कैल्शियम। इनका लॉ तो इनकी टेबल में जो कैल्शियम एलिमेंट था उसके लिए भी अप्लाई नहीं हो पाया। तो फिर वापस इनकी भी लिमिटेशंस आ गई। तो इसके बाद फिर वापस आगे और साइंटिस्ट आए। वो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इनसे थोड़ा इम्प्रूव कर करके एक नई टेबल देंगे। फिर उसके बाद 2 साइंटिस्ट और हैं, यानी एक तो है हमारे पास मेंडलीफ जो इसके बाद एटॉमिक मास के हिसाब से हमको पूरी टेबल को अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट आएंगे हमारे पास हेनरी मोजले। हेनरी मोजले जो अपनी अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अपन काम में लेते हैं किसी भी एलिमेंट को पता करने के लिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, वो हेनरी मोजले के थ्रू दी गई है। तो ये तो हुई हमारे आज की बात। इसके बाद जो होगा हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग देख लें अच्छे तरीके से, जो भी कुछ प्रॉब्लम आए वापस से पूछने में वापस से आप लोगों को बता दूंगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।